नमस्कार, पत्रकार टीवी की कैपिटल टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वतंत्र जैन। आज हम बात कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट पर। हैंडीक्राफ्ट को बजट में, केंद्रीय बजट में क्या मिला और अब राजस्थान बजट की बारी है। राजस्थान के बजट से हैंडीक्राफ्ट को क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ इस स्पेशल शो में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं अतुल पोद्दार जी। अतुल पोद्दार जी जो फॉरेक्स है, राजस्थान की फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के महासचिव हैं। हमारे साथ हैं जसवंत मील जी जो कि फॉरेक्स के प्रेसिडेंट हैं वर्तमान में, और इनका फर्नीचर का काम है। अतुल पोद्दार जी का भी फर्नीचर का काम है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं लीला बोडिया जी जो कि फॉरेक्स की, राजस्थान की फेडरेशन ऑफ हैंडीक्राफ्ट की पैटर्न है, और उनका सेरेमिक और ब्लू पैटर्न का काम है। बड़ा नाम है, सभी लोगों का कम से कम 20 से 25 साल और 40 सालों का अनुभव है इस क्षेत्र में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थैंक संक्षेप यू। में जसवंत जी थोड़ा सा बताएं कि बजट आ चुका है, यूनियन बजट। कोविड महामारी के बाद पहला बजट आया है। बहुत उम्मीदें थी कारोबारियों को, काफी कुछ दाव पे लगा हुआ था। कैसा रहा बजट? कितने नंबर देंगे 10 में से? सर 10 में से मेरे को तो खाता ही खुलता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने आपकी पिछली डिबेट में भी कहा था कि हम लोगों को करीब 60-70 हजार करोड़ की जो उम्मीद थी वो इन्होंने 12-13 हजार करोड़ में लाके छोड़ दिया। और एक जो स्कीम हमारी मतलब छोड़ RODTE दिया थी, मतलब जो समझा नहीं, रोटेप कहाँ पे थी। क्या उम्मीद थी? थोड़ा समझाएं कि क्या मतलब है। सर क्या होता है, एक्सपोर्टर्स को एक इंसेंटिव के तौर पे ड्रॉबैक मिलती थी पहले। उसके अलग अलग नाम रख दिए जाते थे, कभी ड्रॉबैक है, कभी DEPB है, कभी कुछ है। तो इस बार इन्होंने नाम चेंज करके और एक रोडटेप करके एक नई स्कीम लाए थे, जिसमें जैसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज लाते हैं, तो इसके बदले में गवर्नमेंट हमें कुछ देती है, कुछ कुछ परसेंटेज, जो घटते घटते मेरे ख्याल में 1.5-2% रह गया है। पर जी जी। उतना भी करेंगे तो भी हमें करीब पूरे हिंदुस्तान के एक्सपोर्टर्स को करीब 60-70 हजार करोड़ का जरूरत रहती है। जो इस बार आपने देखा होगा, इन्होंने पहले प्रावधान किया था, उसमें भी शायद 12-13 हजार करोड़, ऐसी फिगर मेरे को याद नहीं, लेकिन लेस देन 15 है। तो वो हम्म। कुछ भी नहीं है। मैंने बताया था आपको पिछली डिबेट में भी, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा काम है। तो ओके। एक्सपोर्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, लेबर महंगी, जी डीजल के भाव बढ़ने से सारे के सारे प्रोडक्ट महंगे हो गए। हमारे जो रॉ मटेरियल है, जिसमें मेन है टिम्बर, टिम्बर के भाव आसमान छू रहे हैं। पर हमारे जो ओवरसीज बायर हैं वो रेटें नहीं बढ़ाने को तैयार। उनकी अपनी दुविधाएं, वो कह रहे हैं जब आपका बढ़ रहा है तो हमारा भी फ्रेट बढ़ रहा है। तो हमें गवर्नमेंट से बहुत उम्मीदें थी, हम बड़े निराश हैं। दूसरा एक सेटबैक और लग रहा है अभी। आपने पढ़ा होगा कि हमारे जो जैसे ये GST है ना, ये GST हम पे लागू नहीं होता है। एक बार हम GST माल खरीदते टाइम देते हैं और एक्सपोर्ट करने का प्रूफ दिखाते हैं, तो उस पे हमें वो रिफंड हो जाता है। जस्ट एक आवागमन है, पैसा गया और कुछ 3 महीने बाद हमारे पास लौट के आ जाता है। वो करीब 150 करोड़ रुपए हमारे राजस्थान के एक्सपोर्टर्स के अब रुक गए इस बजट के बाद। तो बड़े बेहाल हैं साहब यहाँ के एक्सपोर्टर तो। इसलिए और बजट के बाकी प्रावधानों पे हमारी निगाह गई ही नहीं। जैसे इन्होंने क्या किया स्वास्थ्य पे, ये सारी एक पॉलिटिकल डिबेट है, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन व्यापारियों की तरफ जो सोचना चाहिए था वो इन्होंने ईमानदारी से नहीं सोचा। ओके। अतुल निराशा जी, है इसकी। आप जो है ना काफी एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो आपको अगर पहली नजर में पूछा जाए कि बजट से कितने संतुष्ट हैं, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप? साहब 10 में से नंबर देना, जैसे जसवंत ने कहा, बहुत मुश्किल है। अब की बार इन्होंने एक्सपोर्टर्स को तो छुआ ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्टर्स अपना काम खुद करेंगे, क्योंकि मेहनत करके अपना काम करते हैं, तो इनको क्यों छिया जाए। जबकि हमारा आत्मनिर्भर EEP, बने, आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मनिर्भर कर दिया हमको। तो जो हमारा लाइसेंस था, जैसे उन्होंने बताया, वो कम कर दिया। उसके अलावा भी हमारे को जो बेनिफिट मिलने चाहिए थे, आज जो एक्सपोर्ट की कंडीशन है और क्राफ्ट की कंडीशन है, और पूरे पूरे हिंदुस्तान में क्राफ्ट में से हमारा राजस्थान का 30% शेयर है, और हमारे को कुछ टच ही नहीं किया उन्होंने। क्राफ्ट के बारे में कोई बात ही नहीं कही है, क्योंकि एक हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज है, हर शिल्प या हैंडीक्राफ्ट कुछ भी कह लीजिए, उसकी डिफाइंड डेफिनेशन भी आज सरकार में नहीं है, और एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए हैंडीक्राफ्ट को। बिकॉज कम से कम 7 करोड़ आदमी जुड़े हुए हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से, ऑल ओवर इंडिया से। तो उन इन 7 करोड़ आदमियों के लिए एक पॉलिसी तो बनाई जाए, ताकि उसको प्रमोशन कैसे किया है, आगे की जनरेशन कैसे उसको आगे बढ़ाए, उसके लिए एक पॉलिसी तो होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, ताकि वो उसको समझे और उसको आगे बढ़ाए। वरना तो ऐसे तो क्राफ्ट ही खत्म हो जाएगा, अगर सरकार नहीं सोचेगी क्राफ्ट के बारे में। तो बहुत जरूरी है। हमारे साथ लीला लीला बोडिया जी भी हैं। लीला बोडिया जी, आपका बहुत लंबा अनुभव है हैंडीक्राफ्ट के एरिया में, आपका बड़ा नाम भी है सेरेमिक के एरिया में। अगर मैं आपसे कहूं कि हैंडीक्राफ्ट एक बहुत बड़ा दायरा है जिसमें इसकी डेफिनेशन बहुत मुश्किल होगी सरकार के लिए। जैसा अतुल जी ने कहा कि कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई उसकी पॉलिसी नहीं है,
तो क्या आपको लगता है कि सरकार ये जानबूझ के पॉलिसी नहीं बना रही है, या फिर उसमें बहुत तकनीकी दिक्कतें हैं इसलिए नहीं बन पा रही है पॉलिसी? देखिए, बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं, कितने इश्यू को छुएंगे। मेरा ये मानना है कि जो स्वर्ण कॉरिडोर वो दे रहे हैं, वो एक बहुत 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 हिंदुस्तान के लिए, इसके लिए तो मैं उनको 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगी मोदी जी को। क्योंकि अगर स्वर्ण कॉरिडोर बन जाएगा तो हमें किसी से कोई चीज मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। पर जैसे जसवंत जी और थोड़ा सा अतुल जी विस्तार ने, से मैडम, थोड़ा विस्तार से समझाएं स्वर्ण कॉरिडोर क्या है, थोड़ा विस्तार से समझाएं हमारे दर्शकों को। देखिए, स्वर्ण कॉरिडोर जो बहुत बड़ी रोड बन रही है और जो बॉम्बे से लेके दिल्ली तक जुड़ती जा रही है, हाईवे जो बन रहा है, उसके बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जब ये परमानेंट कोई चीज हमें मिलती है उसमें हमें बहुत देर जरूर लगती है, पर अपने आप ही सभी कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी कि हमारे हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो देते जा रहे हैं। बाकी काम तो हमें अपने आप करना होगा। ये एक मेरा पॉइंट है। और ऑफ कोर्स जिस तरह से पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, तो एक्सपोर्टर्स क्या करेगा, वो अपने आप में सक्षम है, मैं मानती हूँ। पर अगर पेट्रोल और दुनिया के कंपैरिजन में बढ़ता जाएगा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये मेरा मानना है। ओके, जसवंत जी, अब राजस्थान का बजट आने वाला है, तो राजस्थान के बजट से क्या अपेक्षा है? पिछली बार की अगर तुलना करें तो पिछली बार बजट में जो घोषणाएं की थी कितनी पूरी हुई, और अब आगे क्या उम्मीद है आपको राजस्थान बजट से? देखिए, राजस्थान के बजट में पिछली बार जैसे हमारी सेंटर में एक बॉडी है ईपीसीएच, तो राजस्थान के लेवल पे भी इन्होंने एक बॉडी बनाई थी, उसकी क्लियरिटी नहीं आई अभी तक। कुछ 3-4 मीटिंगें हुई है पिछले 2-3 साल में। पिछले 2 साल के पहले के बजट में घोषणा हुई थी, कुछ फंड भी एलोकेट हुए थे उसके, लेकिन वो अभी धरातल पे नहीं आई। पर हाँ, मुझे लग रहा है उसकी स्पीड स्लो है, लेकिन वो राजस्थान के लेवल पे उसको बनाने से ना, यहाँ के क्राफ्ट को, जैसे अतुल जी के सवाल का जवाब उसमें मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है साहब, ये एक ब्रिज का काम करती है हमारी जो बॉडी है ईपीसीएच। ये एक्चुअली गवर्नमेंट और एक्सपोर्टर के बीच का एक ब्रिज है, और डीसी हैंडीक्राफ्ट और कपड़ा मंत्रालय के अंडर में हम आते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिल्ली में भी अटक जाती है। राजस्थान के लेवल पे ये बनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इसका एक सरकारीकरण ही होके नहीं रह जाएगा। डेफिनेटली इनके कोई चेयरमैन या वो तो कोई आईएएस अफसर ही होंगे, लेकिन जरूर किसी न किसी व्यापारियों का इसमें एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए प्रॉपर, जो एक्सपीरियंस है, जैसे लीला मैम है या बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने बहुत कुछ दिया इस ट्रेड को, इस आर्ट को। तो उन लोगों की उसमें मौजूदगी रहनी चाहिए। मैम उसका नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, क्या है, राजस्थान हैंडीक्राफ्ट राजस्थान एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। हाँ, तो वो उसकी अगर वो हाँ फुल स्पीड से अगर उसकी बन जावे, वो गठन हो जावे उसका, और क्लियरिटी आ जावे कि क्या है, कौन लोग उसके मेंबर होंगे, क्या उसकी कार्यशैली होगी, तो ये मेरी मुख्यमंत्री जी से निवेदन रहेगा, कि सरकार से निवेदन रहेगा कि वो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको धरातल पे ले आए, जिससे कि हमारी कोई भी समस्या होगी राजस्थान के लेवल पे ही सलट ली जाएगी। मीटिंग हुई होगी 5 तारीख को, उसमें आप लोगों ने अपनी मांग रखी है क्या? हाँ, रखिए। हाँ, हमने दिया है, प्रतिवेदन दिया हमारा। ओके, तो आप ये लंबे समय से देते आ रहे हैं, पेंडिंग है, आपने पहली बार दी है अपनी मांग? हर साल देते हैं सर। ये एक परंपरा हो गई है। एक फॉर्मेलिटी है, देते हैं, लेकिन उसपे कितना वो अमल करते हैं, क्या करते हैं, ये ठीक है, अच्छी बात है। एक संवेदनशील सरकार के नाते वो पूछते हैं, करनी तो अपने मन की होती है, बहुत सारे पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं इसके बीच में। बिल्कुल, लेकिन व्यापारी जो है वो अतुल जी, हर किसी पॉलिटिक्स से दूर है। बिल्कुल, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार ने भी आपकी जो नेशनल बॉडी है हैंडक्राफ्ट की, उससे मांगे पूछी होंगी। आपको लगता है कि उसमें कितनी मांगे रिफ्लेक्ट हुई है बजट में, जो इन्होंने बजट आया है? साहब, उसमें भी जो केंद्र सरकार की जो हमने मतलब उनको जो वो दिया था, विज्ञप्ति दी थी, प्लस हमारी ईपीसीएच बॉडी ने भी दी थी, उसमें से अभी भी कार्रवाई चल रही है, इम्प्लीमेंटेशन अभी भी कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा था कि जो लाइसेंस एक्सपोर्टर्स को मिल रहे थे, जो हमें 2% का लाइसेंस मिल रहा था, उसका नया फॉर्म करके उसकी परसेंटेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली अभी नहीं आया। प्लस इन्होंने ये भी कहा था कि भाई जैसे जो एक्सपोर्ट सब्सिडरी में कुछ बेनिफिट, जैसे WTO के कुछ नॉर्म्स है, उसके हट के उसको दूसरा नाम देके, ताकि जो WTO को ऑब्जेक्शन होता है उससे नहीं करके नया नाम देके उसको बेनिफिट दिया जाए। बिकॉज आज चाइना से अपन को कम्पीट करना है, तो कहीं ना कहीं भारत को एक नया स्तर पर लाना ही पड़ेगा क्राफ्ट का, उसको प्रमोट तो करना पड़ेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी क्राफ्ट बढ़ सकता है। तो लिखा है, बट उसके अभी इस बजट में कुछ भी नहीं आया है। ओके, आपने अतुल जी एक बड़ा मुद्दा उठाया था कि कोई पॉलिसी नहीं है हैंडीक्राफ्ट की, तो क्या हाँ, आपने कोई मॉडल पॉलिसी सरकार को दी है कि इस तरह की मॉडल पॉलिसी? हमने हाँ, हमने सरकार को बोला था सबसे पहले तो एक जो अपना हैंडीक्राफ्ट की डेफिनेशन डिफाइन की जाए कि कोई जो भी कारीगर हाथ से कोई काम कर रहा है उसकी डेफिनेशन एलिबोरेटली नहीं है। बिकॉज आज फर्नीचर, जो कार्विंग का फर्नीचर जाता है, 18% आप जीएसटी दे रहे हो, उसमें कहाँ से वो बिकेगा, कहाँ वो क्राफ्ट बिकेगी? अगर आप 18% जीएसटी का फर्नीचर आप कार्विंग का बेचोगे, है तो वो कलाकारी ही ना। आज जो भारत में जो कला है वो पूरे विश्व में नहीं है। उस विश्व कला की अगर कदर नहीं करेगा सरकार, तो कैसे आगे बढ़ाएंगे? तो एक डिफाइंड पॉलिसी होनी चाहिए हैंडीक्राफ्ट की कि भाई इसमें ये जो हाथ से काम जो भी आ रहा है वो हैंडीक्राफ्ट में आएगा, उसमें हर चीज डिफाइन की जाए। उसमें टैक्सेशन, जीएसटी जो लेवल है, लोकल मार्केट इतना बड़ा है इंडिया का, अगर जीएसटी इसमें 8 से 10-12% के बीच के लिया है सारी जीएसटी, तो कितना फर्क पड़ जाएगा? 18 जीएसटी कई आइटमों पे हैंडीक्राफ्ट पे 18% जीएसटी, जो बहुत ज्यादा है। अतुल जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आप लोगों के वर्ल्ड लेवल पे एग्जीबिशन भी होते हैं, वर्ल्ड के जो ना जो हैंडीक्राफ्ट के जो मेकर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सपोर्टर हैं, हाँ, इंपोर्टर हैं, उनसे भी आपका परिचय होगा, तो वहां उन देशों में कोई पॉलिसी है क्या एक्सपोर्ट की? हाँ, हैंडीक्राफ्ट की कोई पॉलिसी है क्या? तो हाँ, आपने कोई सब मॉडल पॉलिसी, सरकार को कोई मॉडल क्राफ्ट पॉलिसी दी क्राफ्ट है क्या? हाँ, क्राफ्ट की पॉलिसी है, विदेशों में भी है, वो सपोर्ट भी करते हैं, प्लस उनके इंसेंटिव्स अच्छे हैं। उनको तो टैक्स फ्री, कई चीजें टैक्स फ्री करी हुई है उन्होंने। तो है पॉलिसी ऐसे जो अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो अपने भी ऐसे कर सकते हैं कि जो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको, जहां पे सरकार का इंटरवीन जरूरी है, और सरकार अगर चाहे तो हम लोग काफी ऊंचा ऊंचा कर सकते हैं। बिकॉज आज हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कम नहीं है, काफी बड़ा लेवल पे एक्सपोर्ट हो रहा है। आज चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट इंडिया का आता है। तो क्यों नहीं अपन कर सकते? जब अगर सरकार थोड़ी सी मदद करे हमें, तो हम भी उनके आसपास पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। मैडम हमारे साथ लीला पोडिया जी हैं। लीला जी, आप थोड़ा सा अनुमान बताएंगे कि किस तरह की पॉलिसी का आपका अनुमान है? आप लोगों ने कोई सरकार को मॉडल पॉलिसी दी है क्या अभी तक हैंडीक्राफ्ट जी के हाँ, लिए? जी हाँ, देखिए जिस क्षेत्र में मैं हूँ उसकी मॉडल पॉलिसी मैंने दे दी है, और मैंने एक अमेंडमेंट करके भी उनको दिया है कि जो राजस्थान का छोटे छोटे कारीगर हैं, जैसा अतुल जी ने कहा, उनके लिए प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर राजस्थान में। खास तौर पे उनके लिए कोई सेट रूल भी नहीं है, सेट प्रावधान भी नहीं है। इसके अलावा जिस तरह से सिरेमिक है, सिरेमिक को एटलीस्ट टैक्स में इतना 18%, 12% देना कहीं भी मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी दूसरी कंट्री को बीट कर सकते हैं। जबकि अभी आने वाले टाइम में इंडिया में, राजस्थान में सिरेमिक की एक बहुत बड़ी छलांग लगा सकते हैं अगर टैक्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बदल दें। जसवंत जी, अतुल जी ने कहा कि हम चाइना के बाद सबसे बड़े हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर हैं दुनिया में। तो जी जी। कितना आपका, अगर हम उसको टर्म में बात करें, रेवेन्यू टर्म में, या उसको वैल्यू टर्म में बात करें, तो कितना है? और परसेंटेज वाइज कितना है, कितना एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग? देखिए, मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट तो हैंडीक्राफ्ट का हो गया कोई 30-35 हजार करोड़ का है, 35 हजार से भी ज्यादा है थोड़ा, लेकिन जी हाँ, 45,000 करोड़ का है। 45 हजार करोड़ का है रादर। तो एक्सपोर्ट तो ठीक है, और एक्सपोर्ट पे कोई इतनी ज्यादा डेंट भी नहीं पड़ी। देखो, पेंडेमिक से हम बहुत जल्दी उबर गए थे, और मतलब क्योंकि जो वर्कर जो गांव में बैठा था, वो जो ही उसको मौका मिला वो खाली नहीं बैठ सकता, तो वो जो ही उसको मौका मिला, ट्रांसपोर्टेशन मिला, सारा आके इन्होंने अपना काम चला लिया। और मैं उनका, राजस्थान के सारे जो हथकरघा वाले काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उनकी मदद से ही आज एक्सपोर्ट इस लेवल पे वापस आ गया है। बल्कि हम ग्रोथ देख रहे हैं इसमें। लेकिन जो गवर्नमेंट के लेवल पे जो भी देखिए, बहुत कुछ नहीं करना होता, एक प्रोत्साहन ही चाहिए, एक कंधे पे हाथ चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जैसे सिंगल विंडो, अगर अपन बहुत सालों से बात कर रहे हैं, सुधार आया है धीरे धीरे, लेकिन सिंगल विंडो अगर इफेक्टिव हो जावे, राजस्थान के लेवल पे जो अपन बोर्ड की बात कर रहे हैं वो बन जावे। कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे आज कोई जमाने में सारे काम हाथ से होते थे, अब कहीं ना कहीं मशीन की मदद चाहिए, जैसे चिराई में या
उसको प्रॉपर शेप देने में, लेकिन मोस्टली वो काम हाथ से होता है, इसलिए उसको इन्होंने मशीन मेड मान के 18% टैक्स ठोक दिया उस पे। अगर वही चीज अगर उसको ये लोग कंसीडर कर ले वे, देख ले वे, हमने सारे वीडियोस दिखाए हैं, लाइव इनको काम करते हुए दिखाए हैं कि देखिए ये हथकरघा ही है, तो आप इसको उसमें सॉरी नॉट हथकरघा नहीं, हैंडीक्राफ्ट ही है, तो इसको मान लिया जाए और तो एक सपोर्ट मिलेगी, काम और बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सपोर्ट इस लेवल पे बढ़ रहा है कि आगे और मदद मिलेगी इससे, लेकिन अब गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए तो चाहिए। राजस्थान सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है कि राजस्थान सरकार आपको जो है ना हैंडीक्राफ्ट के लेवल पे, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हैंडीक्राफ्ट, राजस्थान का अपना एक पहचान भी है। सर मैं तो राजस्थान सरकार से बोलता हूँ कि सबसे पहले तो एक हैंडीक्राफ्ट की पॉलिसी हम बनाएं कि हैंडीक्राफ्ट को प्रमोशन के लिए क्या करना है। इसके लिए हमने लेकिन इसके लिए पहल आप भी कर सकते हैं ना, सरकार को हम कर सकते हैं, हाँ नहीं कर सकते हैं। जो इन्होंने कभी एक्चुअली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ राजस्थान बनाई है उसमें हम लोग मेंबर्स भी बने हैं, लेकिन उसकी जो गति है ना वो बहुत धीरे है। आज साल भर पहले जब हमने बात करी थी और आज हम सिर्फ उसकी रूपरेखा बनाने में साल भर लगा दिया। अगर रूपरेखा बनाने में साल भर लगा देंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा उसका? ये तो 3 महीने का काम है, 2 साल फाइनल का, 2 साल हो गए उसको, 2 साल हो गए, हाँ 2 साल हो गए उसको। तो अब जो रूपरेखा बनाने में जब 2 साल लगे तो गति आप देखो काम करने की क्या है। तो गवर्नमेंट की मंशा ये होनी चाहिए कि गति को, इसको कोई भी काम को अगर ले उसकी गति बढ़ाएं और उसको टाइम बाउंड करें कि भाई 6 महीने में फिनिश करना है, इसके बाद ये कार्रवाई करनी है। इसके बाद हमने सरकार को बोला था एक हैंडीक्राफ्ट का एक मार्ट बनाया जाए राजस्थान में, जैसे दिल्ली वगैरह में बना हुआ है। यहाँ पे क्या है, टूरिस्ट का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। एक क्राफ्ट का एक मार्ट बने ताकि क्राफ्ट के बाद में नॉलेज बढ़े लोगों की और वो देखें कि भैया क्राफ्ट में क्या क्या काम हो रहा है और जो विदेशों में इतना माल जा रहा है वो इंडिया में भी काफी बिक सकता है। तो उसकी एक रिप्रेजेंटेशन और एक अवेयरनेस होनी चाहिए राजस्थान में, जयपुर में जैसे जगह में, जहाँ पे अपने कम से कम तो समझ 60 से 70 लाख टूरिस्ट आता है हर साल। तो एक कम नंबर नहीं है, इस नंबर को भी कैश कर सकते हैं हम और एक क्राफ्ट बनाए। प्लस एक डिजाइन इंस्टीट्यूट की हमने रिक्वेस्ट करी थी, एक अच्छा डिजाइन इंस्टीट्यूट राजस्थान में आना चाहिए ताकि नए नए डिजाइनर प्रमोट हो यहाँ पे, और जब डिजाइनर आएंगे तो क्राफ्ट भी प्रमोट होगी। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारी क्राफ्ट में एक डिजाइन ओरिएंटेशन डाल के उसको नया रूप देके क्राफ्ट को जिंदा रखे और हर समय एक बढ़ती हुई गति से क्राफ्ट को प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन सॉरी एक डिजाइन इंस्टीट्यूट की घोषणा तो की थी पिछले दिनों, मेरे ख्याल से राजस्थान सरकार ने सर हुई थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता ना, वही तो बात है ना। घोषणाओं से काम नहीं होता है, भूमि पे काम कितना हुआ है वो जरूरी है। और इसमें बता दूं आज अभी कहाँ पहुंची वो घोषणा, उसका क्या हुआ? उसकी कोई सब बातचीत चल रही है, कुछ आगे नहीं बढ़ी है। ओके मेरा ये मानना, जैसे टेक्सटाइल पार्क हमने बनाए, अपनी मेहनत से हमने 2 टेक्सटाइल पार्क यहाँ पे बनाए राजस्थान में, वो सिर्फ हमारी मदद से प्लस सरकार, सेंट्रल सरकार की मदद से। अभी हम यहाँ पे एक टेस्टिंग यूनिट बनाना चाहते हैं, ईपीसीएच का ऑलरेडी एक टेस्टिंग यूनिट है, अब उसको इंकरेजमेंट करना है, उसको नई मशीनरी डाली है। तो हम चाह रहे हैं फोरेक्स और राजस्थान सरकार मिलके उसमें थोड़ी और मशीनरी डाले ताकि हमारा जो टेस्टिंग का माल है वो यहीं पे टेस्ट हो जाए। वी डोंट हैव टू सेंड, हमें सामान को दिल्ली नहीं भेजना पड़े टेस्टिंग के लिए। तो ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। सिर्फ एक हम तो ये चाहते हैं कि हमें 4-5 आदमी की एक बॉडी दे दे एक हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमें कंटेनर की बहुत ज्यादा मारामारी हो रही है, कंटेनर मिल नहीं रहे, कंटेनर वाले चार्जेस बढ़ा दिए, राशिकों में यहाँ पे दिक्कत, राजस्थान में दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट इमीडिएटली हो। क्या होता है कि आज दिक्कत है और समाधान होगा 6 महीने बाद, तो बेकार है क्योंकि हमें एक्सपोर्ट को इफेक्ट कर रहा है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और एक बॉडी बनाए, 1 विंडो कि सब कोई प्रॉब्लम है हम आओ, हम आपको समझ करते, 4 हमारे मेंबर हो, 10 उनके मेंबर, सरकार के मेंबर हो, हर डिपार्टमेंट की एक विंडो हो, जहां भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करें तो उसका समाधान हो सकता है। और मैं सच्ची बताता हूँ आपको कि हमारे राजस्थान के एक्सपोर्टर बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें बस, जैसे जसवंत जी ने कहा, जो कंधे पे हाथ रखती है, हमें कुछ पैसे भी नहीं चाहिए उनसे, कंधे पे हाथ चाहिए, हमारी प्रॉब्लम को सुन ले और उसको समाधान कर दे जो सरकारी लेवल पर है। इसके अलावा हमने ये भी बोला था इनको कि सब हमारे को जो जैसे हैंडीक्राफ्ट का एक कमर्शियल फैसिलिटी सेंटर भी बनाना है बड़ा, ताकि जो भी एक फैसिलिटी सेंटर बने जहां पे जो भी क्राफ्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर सके और टेक्निकल मशीनरी जो और नो हाउ ये सब मिल सके वहां पे।
तो ये सब चीज हो सकता है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1000 दो मतलब 4 5 10 करोड़ का, 15 करोड़ का, 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा जो एक्सपोर्ट को कहां से कहां ले जा सकता है। बस सरकार का थोड़ा ध्यान चाहिए। सर ये जो है ना, दो तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक तो सरकार की बेरुखी हो सकती है, दूसरी नौकरशाही की जो है ना उदासीनता हो सकती है। तो आपको ये समस्या कहाँ दिख रही है? आपको नौकरशाही की उदासीनता की लग रही है या सरकार की बेरुखी की लग रही है? सर सरकार सीरियस नहीं है, सीरियस, और एक ऐसा डायनामिक बंदा चाहिए, जो आदमी ऑफिसर ऐसा होना चाहिए उसको शेप दे सके, क्योंकि हम लोग तैयार है काम करने के लिए, आपसे साथ मिलके काम, सरकार के साथ मिलके हम अपना समय और सब कुछ देने को तैयार है। बट हमें समय, सरकार ये बोले हाँ भाई आप आगे बढ़ो, बताओ कैसे करना है, फिर हम उनको सजेशन दे। हम सॉरी हम उनसे बात करना चाहते हैं, बात कर लेते हैं, उसके बाद आउटपुट नहीं निकलता, तो उसका टाइम फ्रेम होना चाहिए इस बात को आउट फ्रेम करके खत्म करने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है सरकार को। जसवंत जी, अगर मैं सजेशन देना चाहूँ कि जो ना हैंडीक्राफ्ट के लिए भारत के उद्योग मंत्रालय में या राजस्थान के उद्योग मंत्रालय में हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग से या तो अलग से मंत्रालय बनाया जाए, या अलग से मंत्रालय बनाया जाए, अलग से विंग बनाई जाए। तो आपको लगता है कि ऐसा पहले से है या होना चाहिए? है नहीं, पर होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। मैं अतुल जी से पूरी तरह से सहमत हूँ इस विषय पे कि हम जब भी हम कोई चर्चा करते हैं, हम बोलते हैं, उस समय सुन लिया जाता है, लिख लिया जाता है, पर आगे मैं पिछले 3 साल से बजट मीटिंग अटेंड कर रही हूँ और मेरा एक ही सवाल है, वो जो अतुल जी ने किया, पर आज तक हम कभी बुलाया नहीं गया इस मीटिंग के अलावा। ओके, जसवंत जी क्या ठीक कह रहे हैं साहब इनका कि जो सुन रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। मैं दुनिया के किसी हिस्से में ऐसा है कि आपको वहां पे हैंडीक्राफ्ट के लिए अलग से मंत्रालय हो, अलग से जो ना उसकी एक डिपार्टमेंट हो, इस तरह का है क्या? जी जी जी, हर जगह है। आप हिंदुस्तान बाकी दुनिया का क्यों पीछा कर रहे हो? क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत जगह है भी, लेकिन आप देखो ना हमारा शेयर कितना है, एक्सपोर्ट जो बहुत इतना शेयर। हाँ जी, हाँ जी जी मैम। सॉरी, मैं कहना चाहूंगी कि जहां पे भी ज्यादा हैंडीक्राफ्ट है उसमें हैंडीक्राफ्ट सेल बना हुआ है। आप देखिए बाली में बना हुआ है, चाइना में बना हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम वहीं से एक्सपोर्ट होता है, पर अपने इंडिया में उस तरह का सेल नहीं बना हुआ है, जो मैं बिल्कुल 100% कह सकती हूँ। बिल्कुल सही। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर से मिलते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में बजट में स्पेशली जो बजट मीटिंग हुई उसमें आप लोगों के क्या क्या प्रस्ताव रहे और सरकार की पिछली सरकार की घोषणाएं थी उनमें कितना काम हुआ। आप जुड़े रहिए पत्रकार टीवी के साथ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार। के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को बजट में क्या मिला है और राजस्थान बजट से क्या उम्मीद है। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, अशोक दूत जी। अशोक दूत जी जयपुर चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और राजस्थान के मार्बल कारोबारी बड़े कारोबारी हैं और जो सैंडस्टोन है, सी स्टोन, जो राजस्थान का एक बड़ा संस्थान है, उसके भी उसके भी आप करता हैं। आप सभी लोग, अशोक जी आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। अशोक जी, केंद्र के बजट से आपको क्या मिला है, कुछ बताएं। केंद्र के बजट का क्या उम्मीद थी और कितनी पूरी हुई? देखिए, केंद्रीय बजट से मेरे ख्याल से इतना संतुलित और बढ़िया बजट आया इस बार, जिससे इसके परिणाम दूरगामी होंगे। ये एक तरह से आयुर्वेदिक दवाई दी गई है, एलोपैथिक नहीं है, तो भी एकदम से हमको इसका प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन साल भर बाद आप देखेंगे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो दुनिया में सर्वोच्च स्तर पे आ जाएगी। लेकिन अशोक जी, मैं देख रहा हूँ कि सेंसेक्स काफी उछाल मार रहा है बजट के बाद, लेकिन मैं आपकी इंडस्ट्री की बात करूँ, मार्बल सेक्टर की या हैंडीक्राफ्ट की बात करूँ, तो उसमें बजट में उसमें क्या प्रावधान देखते हैं आप? देखिए, मार्बल उद्योग का एक बहुत बड़ा स्थान नहीं है देश के उद्योगों में, तो कोई विशेष अलग से उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है बजट में। लेकिन जो ओवरऑल टैक्स प्रणाली है और जो भी चीजें हैं वो उसके थोड़े बहुत इफेक्ट उद्योग पे आएंगे
और उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपका ऐसा रहा किन 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 बिंदुओं की ओर है? बजट के कौन से प्रावधान है जो आपको लगता है कि इंडस्ट्री को बूस्ट करेंगे? देखिए, एक तो इनकम टैक्स में कोई वृद्धि नहीं की गई। इनकम टैक्स तो सारे उद्योगों पे लगता है, तो वो एक अच्छा प्रयास है। उसके अलावा जो उद्योगों को गति देने के लिए, उद्योगों के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं, तो उसका भी सकारात्मक प्रभाव मार्बल इंडस्ट्री पे पड़ेगा। ओके, अतुल जी थोड़ा सा हमें संक्षेप में बताएं कि आपके जो सरकार मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत जी से आपकी मीटिंग हुई, बजट मीटिंग, उसमें आप लोगों ने क्या क्या प्रस्ताव रखे हैं? और हमने एक तो ये कहा है कि क्योंकि मार्बल का ओजीएल होने से इंपोर्टेड मार्बल भारी मात्रा में देश में आ रहा है, उसकी वजह से जो देशी मार्बल है, स्वदेशी मार्बल है, उसको बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। और क्योंकि देश का 95% मार्बल का उत्पादन राजस्थान में होता है, तो हमने गहलोत साहब से आग्रह किया है कि मार्बल पे रॉयल्टी कम की जाए, जो कि राज्य के अधिकार में है, और डेड रेंट और रॉयल्टी दोनों पिछले 1 साल में लगभग दुगने कर दिए गए हैं। तो इसको कम किया जाए, जिससे जो हमारा राजस्थान का मार्बल है वो आयातित मार्बल। कितना है ड्यूटी? आप थोड़ा सा नंबर बताएं, कितना हो गई, कितनी थी, कितने हो गई है, और आप कितना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसको जो आज के 2 साल पहले जो स्तर पे था, उसी स्तर पे रखा जाए। कितना था? ये आप देखिए कि डेड रेंट तो जो 2 लाख था उसको 4 लाख कर दिया गया एक साथ। ओके। और जो रॉयल्टी में भी करीब 120 रुपए टन की वृद्धि की गई। ओके, चलिए अतुल जी, आप भी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में होंगे, क्या मांग रखी है आप लोगों ने? सर, हमने तो अपनी कई मांगे रखी, उसमें से कुछ मैं बता देता हूँ अपना। सबसे पहले तो हमने बोला उनको एक राजस्थान में डिजाइन यूनिवर्सिटी होना बहुत जरूरी है, एक तो ये बताया है। इसके अलावा हमने बोला कि कॉमर्शियल जो यूनिट, जो हैंडीक्राफ्ट यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वो एक सब्सिडाइज रेट में होनी चाहिए ताकि उसका बेनिफिट मिल सके। एक हमने ये भी बोला है कि जो यहाँ पे इतने लेबर जुड़ी हुई है, उसके लिए ग्रुप पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए जो सब्सिडाइज रेट पर होनी चाहिए, जिसमें स्टेट की मदद होनी चाहिए, ताकि जो भी कारीगर उसमें काम कर रहे हैं, अगर कोई बात हो जाती है तो उसको एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी मिल सके इंश्योरेंस पॉलिसी में, ताकि वो जुड़ सके क्राफ्ट से। इसके बाद हमने कहा एक जो टेक्सटाइल पार्क इंडिकेटेड हैंडीक्राफ्ट पार्क और टेक्सटाइल पार्क, ब्लॉक प्रिंटिंग पार्क एक होना चाहिए, और इसके साथ भी हमारा जो रॉ मटेरियल पार्क भी एक होना चाहिए, जिसका बैंक होना चाहिए। क्या हो रहा है, कुछ एक क्राफ्ट की जो रॉ मटेरियल है वो भी खत्म हो रहा है, तो उसके लिए सरकार हमें मदद करके हम व्यापारियों के साथ मिलकर एक क्राफ्ट का बैंक बनाया जाए रॉ मटेरियल का, ताकि जब भी रॉ मटेरियल की कोई शॉर्टेज नहीं आए, उस वजह से हमें जो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आए। एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर होना राजस्थान में बहुत जरूरी है क्राफ्ट के बारे में, हैंडीक्राफ्ट का, जिसमें सारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन, और कोई भी जैसे आज नया आदमी भी कोई काम करना चाहता है, क्राफ्ट जुड़ना चाहता है, क्राफ्ट को बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब तक कि कोई देखेगा नहीं, सीखेगा नहीं, उसको बढ़ावा कैसे मिलेगा? तो एक टेक्सटाइल पार्क फैसिलिटी सेंटर बनना चाहिए, जहाँ पे वो उसको सीख सके और उसको बेनिफिट लेके अपने इम्प्लीमेंट कर सके। और अब फिर हमने एक हैंडीक्राफ्ट मार्ट के लिए भी बोला है, जहाँ पे व्यापारी आके ट्रेड कर सके। इंटरनेशनल लेवल का एक मार्ट बनाया जाए, जहाँ पे, क्योंकि इतना टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है, अगर वो इंपोर्टर है तो वो सीधा मार्ट में जाके अच्छे एक्सपोर्टर से, सब स्टेब्लिश एक्सपोर्टर को वहां पे जगह दी जाए, ताकि वो एक ही विंडो, एक ही जगह पे आते हैं और पूरे राजस्थान के जो एक्सपोर्ट का बेनिफिट ले सकते हैं एक ही जगह से, वरना कि उसको उदयपुर, नाथद्वारा सब जगह नहीं जाना पड़े। जयपुर में एक सेंटर ऐसा बन जाए जहाँ पे जो भी फॉरेन व्यापारी आए और उसको फिर हम अट्रैक्ट करें, एक इवेंट बनाए, यहाँ पे राजस्थान का एक क्राफ्ट इवेंट बनाए, हर साल में 1 साल ऐसा करें जिसमें कि व्यापारी प्लस टूरिस्ट और सब ऐसे आके एक अच्छा ब्लास्ट कर सकते हैं क्राफ्ट के लिए। ये हमने लिख के दिया है। लीला बोड़िया जी हैं, लीला बोड़िया जी, आप भी बजट मीटिंग में थी, और संक्षेप में मुझे बताएं कि पहली जो आपकी मांगे आपने रखी थी पिछले साल, उनमें कितनी पूरी हुई हैं, और आपने नई अपेक्षाएं आपकी क्या है बजट से? देखिए, पहली जो रखी थी उसमें तो मैं नहीं सोचती कि कुछ भी पूरी हुई है। मैं जयपुर ब्लू पॉटरी से पिछले 44 साल से जुड़ी हुई हूँ, पर हाँ, इस बार
मुझे काफी कुछ मिला है वो ये कि 1 स्टेट 1 क्राफ्ट में जयपुर ब्लू पॉटरी को ले लिया गया है। दूसरा, इस बार मैंने मेमोरेंडम दिया है कि हमें एक R&D, अतुल जी से सहमत होते हुए, कि हमें एक R&D यूनिट चाहिए जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए खास तौर पे। उसी के साथ एक स्थायी सिरेमिस्ट साइंटिस्ट चाहिए और एक टेस्ट फर्नेस चाहिए। बहुत छोटी सी मांग है और आश्वासन भी मुझे दिया गया है कि वो जल्दी से जल्दी पूरा होगा। बाकी मैं अतुल जी से बहुत हद तक सहमत हूँ कि जो भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं वही हम सब के पॉइंट्स हैं और वही हम चाहते हैं कि राजस्थान में वो जब हो जाएगा तो टूरिस्ट जो है, जो आज चाइना जाता है या बाली जाता है या सुमात्रा जाता है, वो कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ वो जयपुर राजस्थान में ही आएगा। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूँ। आपने कहा कि आपकी एक मांग पूरी हुई है, मतलब आपकी मांग पूरी कौन सी मांग हुई है, थोड़ा विस्तार से बताएं, उस पर क्या असर होगा? देखिए, जैसे जयपुर ब्लू पॉटरी जो है ये राजस्थान की और हिंदुस्तान की धरोहर है और उसके लिए उन्होंने काफी सारे प्रावधान दिए हैं और हमें आश्वासन दिया है कि जो मांगे, मैंने जो मेमोरेंडम उनको दिया है वो हद तक पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मेरे पास जो बाकी लोग कार्य कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट में, मेरे पास उसके लिए फोन भी आ गया है कि मैं अपनी रिपोर्ट उनको पेश कर दूं ताकि आगे कार्रवाई की जाए। अच्छा, आपको भी आश्वासन मिल गया है? आपको उम्मीद है कि बजट में घोषणा हो जाएगी? जी 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 जी, मुझे आश्वासन मिल गया है कि आगे आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, आपने भी पिछले बजट में, जब बजट आया था पिछला बार, तो आपने भी अपनी मांगे दी होंगी। कितनी मांगे पूरी हुई हैं अभी तक? पिछले बजट में हमने राज्य सरकार से आग्रह किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रभावशाली ढंग से लिखें कि मार्बल पे जो 18% GST है वो बहुत ज़्यादा है और उसको कम से कम 12% पे लाया जाए। लेकिन हो सकता है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा भी होगा, लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ओके। तो 18% बहुत ज़्यादा है। जब भी ग्राहक मार्बल खरीदने आता है, जब हम उसको बोलते हैं कि GST लगेगा, तो उसको बड़ा धक्का सा लगता है, बहुत महंगा लगता है। बिल्कुल, जैसे हम लोग अशोक जी, हम लोग ब्रेक के पहले बात कर रहे थे कि एक पूरा मंत्रालय होना चाहिए, विभाग होना चाहिए जो कि हैंडीक्राफ्ट को लेके चले। कम से कम राजस्थान में तो इतना बड़ा स्थान हैंडीक्राफ्ट का है, तो वहां तो हो सकता है, सबसे पहल वहां से हो सकती है। तो आप लोग अगर आप लोग हैंडीक्राफ्ट या मार्बल जो इंडस्ट्री है, आप लोग मिलकर एक प्रयास करें और सरकार को जो है ना कुछ फंड देते हैं, तो सरकार उसके बाद शुरू कर सकती है। कुछ फंड आपकी तरफ से आ जाए, कुछ फंड सरकार लगाए, तो एक मंत्रालय, एक यूनिवर्सिटी खुल सकती है अलग से, क्योंकि स्किल जब तक नहीं होगा लोगों में, तब तक वो बढ़ेगा कैसे? एकदम सही बोल रहे हो सर आप। हमने ऐसा प्रयास भी किया था, और जब हमारी राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मीटिंग भी हुई थी, उन्होंने कहा था, हमने कहा था हर सेक्टर में से 2-2 आदमियों को लो, मार्बल में से लो, हैंडीक्राफ्ट में से लो, टेक्सटाइल में से लो, और अलग अलग आदमी कम से कम एक अच्छी टीम बना के, उसमें से एक IAS ऑफिसर भी आपके लो और एक अच्छी काउंसिल बना के, उसमें गवर्नेंस लेकिन कमिटी का होना चाहिए, इसमें लाल फीताशाही नहीं आनी चाहिए, एक ओपन माइंडिंग और पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए इसमें, ताकि उसमें एक सोच ये जाए कि इसको काम को करना है, अटकाना नहीं है। सबसे बड़ी बात देखो, सांगनेर वाला जो मैटर है हमारा प्रिंटर्स का, आज इतने साल हो गए, आज हमारे जो कम से कम 5 से 6 लाख आदमी जो प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट के कारीगर हैं वहां पे जुड़े हुए हैं, आज तक भी उनकी जमीन क्लियर नहीं हुई है, उनको प्रिंटिंग फैसिलिटी पूरी नहीं मिली है, ETP लग गया है, कनेक्शन नहीं हुआ है। आप प्रोसेस ऑफ थिंग इज सो स्लो कि आदमी है ना उसमें थक जाता है। और हमारे यहाँ के कारीगर यूपी में जा रहे हैं, बिहार में जाके प्रिंटिंग कर रहे हैं, जो कि हमारी धरोहर है, और हम उसको यूज नहीं कर रहे, दूसरा स्टेट जो हमारे कारीगर को यूज कर रहा है, बिकॉज वहां पे उनको फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो ये सब चीज बहुत जरूरी है कि सरकार हमारे साथ इंडस्ट्री साथ मिलके चले, हमारे रिप्रेजेंट हर इंडस्ट्री में से ले, मार्बल में से ले, शिल्पकार में से ले, सब जगह। और जैसे अभी दूल साहब ने कहा कि 18% टैक्स, अरे क्राफ्ट पे 18% टैक्स बहुत है, बहुत ज्यादा है। आज देखो GST कलेक्शन वर्ल्ड का, मतलब अपने हिस्ट्री का बेस्ट कलेक्शन अब हो रहा है। अब सरकार समझ गई, पहले तो उनको डर था कि कलेक्शन कम होएगा, अब कलेक्शन अच्छा हो रहा है। तो ऐसी जो चीजें, जो क्राफ्ट चीजों को तो प्रमोट करना ही चाहिए उनको, उससे 12% स्लैब से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। 10, 6, 8, 10, 12 मैक्सिमम है।
इससे ऊपर जाना ही चाहिए क्राफ्ट में, वरना क्राफ्ट को ही आप किल कर रहे हो, अपनी क्राफ्ट को किल कर रहे हो। और इससे क्या हो रहा है कि चाइना बेनिफिट ले रहा है और वो अपने छोटे जो हमारे जैसे कोई खिलौना बन रहा है, खिलौनों को रेजिंग में बना बना के डाई करके सस्ता बेच रहा है, तो लोगों को तो लुक समझ में आती है, वो उसका माल खरीद रहे। तो ये क्राफ्ट के लिए एक बहुत बड़ा पहल होगा अगर सरकार टैक्स कम करे, जीएसटी कम करे, प्लस स्टेट का ये इंटरवीन होना चाहिए कि इसको कैसे भी प्रमोशन करे और डे टू डे वॉच करे उसको। 6 महीने में जो पॉलिसी बनाई है उसका आउटपुट क्या आया है, अगर आउटपुट नहीं आया तो क्या चेंजेस करें, मीटिंग करें हमारे साथ और इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करें, तब जाके एक पॉजिटिव सोच के साथ चलेंगे। तो राजस्थान का जो एक्सपोर्ट आज टोटल एक्सपोर्ट में 30% है, वो बढ़ के 40-50% तक आराम से आ सकता है। और बहुत मेहनती है यहाँ के लोग और एक नई एक दिशा मिलेगी क्राफ्ट के लिए, मैं तो बोलूंगा। अतुल जी, आपने कहा कि आपके जो कर्मचारी हैं वो भी बहुत कोविड के कारण उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, तो आपको 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 क्या आपने कुछ इस तरह की डिमांड की है कि उनको, जो आपके वर्कर रहे हैं जो पिछले दिनों उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है, उनको विशेष कुछ राहत दी जाए? आप सभी लोगों से ये प्रश्न है कि क्योंकि आप लोगों का जो इंडस्ट्री है वो बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और आपकी स्किल इंडस्ट्री, क्रिएटिव इंडस्ट्री है, तो उनके लिए विशेष राहत आप लोगों ने मांग की है क्या कुछ? सर, जब कोविड हुआ था तब हमने सरकार से बोला था कि कुछ सैलरी की प्रॉब्लम आई लोगों को, जो कारीगर घर बैठे बैठे थे, लेकिन हम लोगों ने एज ए इंडस्ट्री सब 50 से 60% सैलरी दी है, घर बैठे बैठे भी सैलरी दी, इसीलिए दिए ताकि हम वो क्राफ्ट से जुड़े हुए थे, हमारे पुराने लोग हैं, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, खाने के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमने हमारी फॉरेक्स ने भी और जगह जगह फूड पैकेजेस बांटे हैं, लेबर में खाना बांटा है, तो वो सब काम हमने किया है। हम भी आज एक इंसान को इंसान की तरह सोचते हैं और हम समझते हैं अगर इंसान हमारे साथ है, क्राफ्ट हमारे साथ है और कारीगर हमारे साथ है, तो हम उनके बिना नहीं कर सकते। तो एक दोनों हाथ जोड़ के जो साथ साथ चल रहे, वो हमने खड़ा लेबर को साथ लेके चले हैं हम इस पेंडेमिक में भी। और कभी भी ऐसा नहीं होगा, मेरे ख्याल से किसी भी फैक्ट्री ने कोई 50-100 लेबर नहीं निकाले, सबको कंज्यूम ही किया है। नहीं, सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? कोई मदद नहीं है, सरकार से कोई मदद नहीं मिली इस बारे में। सरकार से कोई आपने बजट में कोई उम्मीद करते हैं क्या बजट में इस तरह की कोई आपको राहत पैकेज मिले अलग से? सर मुझे तो उम्मीद नहीं है। हाँ, अशोक जी आप बताएं। अशोक जी। हाँ जी सर, आप ऐसा है कि जो लेबर के लिए हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में, मार्बल क्षेत्र में सारे उद्यमी पूर्णतः जागरूक हैं और अधिक से अधिक बेनिफिट लेबर को उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखने का, उनकी आय के बारे में ध्यान रखने का पूरा प्रयास करते हैं। और क्योंकि इस उद्योग में स्किल लेबर की कमी होने की वजह से जो मिनिमम वेजेस है उससे कहीं बहुत ज़्यादा वेजेस लेबर को और कारीगरों को मिल रहा है। अच्छा, नहीं तो आपको सरकार से कोई राहत पैकेज की उम्मीद है कि आपके जो लेबर को ध्यान में रखते हुए? देखिए, सरकार ने लेबर वेलफेयर के कानून बना रखे, वो अपने आप में बहुत अच्छे हैं और वो लेबर के पूरे हितों का ध्यान रखते हुए बनाए गए हैं। ख्याल से कोई सरकार की तरफ से कोई इसमें न तो सहायता की आवश्यकता है और न कोई दिक्कत है। जी, आप क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जिम्मेवारी तो एक्सपोर्टर की खुद की होनी चाहिए, हम इसमें सरकार से अपेक्षा नहीं कर सकते। अगर आप किन्हीं क्राफ्टमैन को काम में ले रहे हैं तो वो जिम्मेवारी एक्सपोर्टर्स की होनी चाहिए, मैं तो हमेशा यही मान रही हूँ। और इस लिहाज से राजस्थान में जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने दम पर जितने भी क्राफ्टमैन हैं उनकी मदद की है, तो इसके अलावा सरकार से इसमें हमें मांगने की कोई अपेक्षा नहीं है, मैं नहीं सोचती। हाँ, मैं ये जरूर सोचती हूँ कि एमएसएमई है, उनकी जो पॉलिसीज है उसको थोड़ा बेटर किया जाए। जब भी कोई छोटा क्राफ्टमैन वो वहां से कोई लोन लेना चाहता है तो कहता है हम बैंक में देंगे, और बहुत सारी खाना पूर्ति होती है, उसको थोड़ा आसान किया जाए। बट मैं ये नहीं सोचती कि एक्सपोर्टर्स को, उनके क्राफ्टमैन को, ये उनकी जिम्मेवारी है खुद की कि उनके अपने क्राफ्टमैन को वो खुद अपने स्तर पर मदद करें, तभी वो हमें मदद कर पाएंगे। तो मेरा तो ये मानना है, उसमें मेरे को नहीं लगता कि सरकार से हमें कोई कुछ चाहिए।
बिल्कुल, एक एक्सपोर्टर के रूप में आपको अलग से क्या उम्मीदें हैं सरकार की कि बजट में आपने कोई एक्सपोर्टर के निर्यातक के रूप में आपने बजट में मीटिंग में कुछ अपेक्षा की है या आप चाहती हो? जी, अपेक्षा तो मैंने यही कहा कि हमें सुधार करने की जरूरत है। जहां देखिए, जैसे सिरेमिक में आज खुर्जा में CGCRI आ गया है। CGCRI इज रिसर्च सेंटर। तो हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर इतने कम है कि हम अपने प्रोडक्ट को उस लेवल पे नहीं ला पाते हैं जिस लेवल पे कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अपेक्षा कर रहा है, या जिस लेवल पे चाइना आज बना पा रहा है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है हमें रिसर्च सेंटर का होना, ताकि हम अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और उसको एक ऊंचे स्तर पर ले जा सकें। तो सबसे ज्यादा हमारी जरूरत एक्सपोर्टर्स को है, रिसर्च सेंटर की, जो कि अतुल जी ने कहा। तो मेरी तो यही मानना है कि जो हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है तो जो एक्सपोर्टर्स है वो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें काम करवाना है और उन्हें आगे माल भेजना है। तो की पॉइंट इज रिसर्च सेंटर। अतुल जी, इसके अलावा रिसर्च सेंटर के अलावा एज ए एक्सपोर्टर आपको जो है ना ट्रेड की फैसिलिटी में, या आपको टैक्स के ऊपर, या फिर आपको ई-वे बिल के ऊपर, किस तरह की कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है जो आपने बजट में रखी है? सर, सबसे पहले हमने जो बजट में उनको बोला था, एक तो हमारे जो ये टेक्सटाइल पार्क जो बन रहे हैं, जो सांगनेर वाला है, जो प्रिंटिंग वाला इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है। हमने रिक्वेस्ट किया है कि इनकी जमीनों को रेगुलराइज किया जाए, जो भी ETP के कनेक्शंस हैं वो दिए जाए, ताकि जो ऑलरेडी क्लास यहाँ की है कम से कम उसको तो स्टेन करो। आज इतने साल, कम से कम नहीं तो 100 साल से प्रिंटिंग हो रही है वहां पे। अगर उसकी ETP लग गया, सब लग गया, लेकिन उसके कनेक्शन भी हो गए, लेकिन उसकी पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है लोगों को, उनके पट्टे नाम नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रिंटिंग नहीं हो पा रही है। वो सबको रेगुलराइज करें और एक नई दिशा मिलेगी प्रिंटिंग इंडस्ट्री को। इसके अलावा हमने उनको ये बोला है कि डिजाइन ओरिएंटेशन अपनी क्राफ्ट का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे रीना जी ने कहा, बहुत बढ़िया है, कोई भी क्राफ्ट है ना, क्या होता है सर, एक क्राफ्ट बन रही है, उसका क्राफ्ट का एक एज होती है, एजिंग हो जाती है क्राफ्ट की। उस एजिंग में एक नयापन डालने के लिए डिजाइन ओरिएंटेशन चाहिए, ताकि उसको नया लुक जाए। आप एक समझिए, कोई एक कारीगर है जो कांच का काम करता है, मीनाकारी कर रहा है। अभी पहले वो मीनाकारी छोटे छोटे बर्तनों पे इस पे करता था, अब हम चाह रहे हैं वो दरवाजे भी बनाए, खिड़कियां भी बनाए, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें भी बनाए, ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो क्राफ्ट का है ना वो बढ़ाया जाए। तभी क्राफ्ट को प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि एक क्राफ्ट को एक जगह सीमित नहीं रखना है, उसको मल्टी यूज करना बहुत जरूरी है क्राफ्ट को, तभी क्राफ्ट का प्रमोशन मिलेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि रिसर्च सेंटर से, डिजाइन ओरिएंटेशन से ये सब चीज मिलकर एक नया बूस्ट मिलेगा एक्सपोर्ट्स को, और क्राफ्ट के भी, और लोग नए आदमी भी जुड़ेंगे उनसे। अभी क्या हो रहा है कि जो किसान का बेटा तो किसानी कर रहा है, लेकिन जो क्राफ्ट का बेटा है वो क्राफ्ट नहीं करना चाहता, वो किसी दूसरी नौकरी में जा रहा है। तो इसलिए जा रहा है बिकॉज उसको आगे पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। तो जब ये सब जुड़ जाएगा, उसको कमाई अच्छी दिखेगी, तो वो क्यों जाएगा, वो अपने घर में काम करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा। तो ये सब चीज के लिए रिसर्च सेंटर, डिजाइन ओरिएंटेशन ये बहुत जरूरी है, और ये आज अपन जागेंगे तो 2 साल में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। लेकिन आपको हिंदुस्तान में और भी तो कई जगह होंगे जिस तरह के स्किल सिखाए जाते हैं, और तो वहां से आप क्यों नहीं कोई सरकार को मॉडल बना के देते हैं कि इस तरह का हर चीज की स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट है। सॉरी अतुल जी, मैं बीच में आपको वो करूंगी। मैं पिछले 3 साल से, सॉरी, मैं ये सवाल किया, मैं पिछले 3 साल से इसी विषय पे मेमोरेंडम दे रही हूँ कि जैसे और जगह है, एक छोटा सा खुर्जा है, वहां पे पूरा रिसर्च सेंटर है, और जहां अगर जयपुर में देखते हैं तो पूरे राजस्थान में एक भी रिसर्च सेंटर नहीं है। तो कितने दुख की बात है। बिना रिसर्च के हम किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो रिसर्च सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हर क्षेत्र के लिए, ना कोई ओनली जैसे मैं सिरेमिक में हूँ, या हर क्षेत्र में रिसर्च सेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। तो आप लोग अपनी तरफ से क्यों नहीं आप लोग अपना एक सेंटर, जैसे मेरे ख्याल से मार्बल में है, मार्बल में अशोक जी एक रिसर्च सेंटर आप लोगों ने बनाया हुआ है सी स्टोन नाम से। सेंटर फॉर डेवलपमेंट से बड़ी पत्थर टेस्टिंग की लेबोरेटरी भी है। तो ये लेबोरेटरी टेस्टिंग की देश में और कहीं नहीं। तो इसमें हम सरकार ने बनाई है, आप लोगों की अपनी है? नहीं, ये राजस्थान सरकार और रीको के साथ मिलकर बनाई गई है।
और इसके चेयरमैन जो है वो रीको के चेयरमैन होते हैं और वाइस चेयरमैन ट्रेड में से इलेक्ट होता है, और मुझे सर्वसम्मति से ट्रेड ने इलेक्ट करके वाइस चेयरमैन बनाया है। तो हम लोग निरंतर स्टोन के ऊपर इसमें रिसर्च करते रहते हैं, प्लस जो एक इंटरनेशनल फेयर लगाते हैं हम हर 2 साल से, स्टोन मार्ट, जो कि इस बार फरवरी में होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसको हमने पोस्टपोन करके और अब नवंबर 25 से 28 नवंबर पे शिफ्ट कर दिया है, जो कि मतलब एशिया में जो चाइना का शामिन फेयर के बाद सबसे बड़ा फेयर है स्टोन इंडस्ट्री का। तो सर इस तरह के जो है ना उदाहरण आपके पास हमारे सामने है मार्बल इंडस्ट्री में, तो आप लोगों की इंडस्ट्री में आप सरकार क्यों नहीं बनाती है? वही तो बात है ना सर, सरकार हमको ये अनुमति देना कि सब ये सब कर सकते हैं और करना चाहते हैं, तभी हो सकता है। बिकॉज वो क्राफ्ट को एक छोटा सा वो शिल्प कारीगर समझते हैं, क्राफ्ट को इंडस्ट्री नहीं समझ रहे ना। वही अगर ये चीज समझ में आ जाए कि भाई क्राफ्ट की इंडस्ट्री है, इसको पूरा बढ़ावा दे सकता है, ये मल्टीप्लाई हो सकती है इंडस्ट्री, अगर ये सोच आ जाए तो ये सब चीज पॉसिबल है। इसके अलावा जो अभी जो राजस्थान सरकार की जो ईपीसीएच की जो गतियां दे रहे हैं, उसमें हम इंटरनेशनल फेयर लगा सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। जैसे दोस्त साहब ने कहा कि भाई हम लोग भी लगा रहे हैं, तो हम लोग क्राफ्ट के लिए इंटरनेशनल फेयर में करें और बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है। बस इम्प्लीमेंटेशन की कमी है और कुछ नहीं है, एक दिशा चाहिए और सरकार का हाथ चाहिए कि भाई हाँ भाई हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, तो वी कैन डू इट, नो प्रॉब्लम। ओके सर, बिल्कुल अब हमारे पास समय भी कम है, थोड़ा संक्षेप में अगर आपसे कहा जाए कि आपकी एक एक मांग क्या होगी जो आप चाहते हैं कि बजट में कम से कम ये मांग तो अवश्य होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे कि ये मांग बिल्कुल आपके बहुत जरूरी है तुरंत कोविड के मद्देनजर भी और वैसे भी आपकी इंडस्ट्री की प्रमोशन के लिए? सबसे पहले तो मैं एक सांगनेर वाला जो इश्यू है वो भी निपटाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे कारीगरों को बहुत दिक्कत हो रही है। एक तो वो इश्यू निपटे, प्लस एक रिसर्च और डिजाइन सेंटर और मार्ट की स्थापना बहुत जल्दी होनी चाहिए, ताकि हर जो टूरिस्ट आ रहा है, बायर आ रहा है, उसको एक जगह पे पूरा प्रेजेंटेशन मिल सके, ताकि वो एक ही जगह जाके सारे राजस्थान के क्राफ्ट को देख सके और प्रमोट कर सके। ये मैं बहुत ज्यादा चाहूंगा कि इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए इसके लिए। लीला जी? जी हाँ, बस रिसर्च सेंटर सबसे ज्यादा जरूरी है आज हमारे राजस्थान के लिए, मेरा एक ही ये पॉइंट है। लेकिन मैडम ऐसे कितने रिसर्च सेंटर आप ज्यादा राजस्थान में, कम से कम मैं तो जानता हूँ अगर 30-40 क्राफ्ट होंगे, तो सबके लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर होंगे या सब लोग आप चाहते हैं कम रिसर्च सेंटर हो? जी नहीं, एक ही सेंटर है, एक सेंटर होना चाहिए। तो उसमें सारे क्राफ्ट आ जाएंगे क्या? जी बिल्कुल, उसमें सारे क्राफ्ट आ जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ, बहुत सारे नॉर्म्स एक ही होते हैं, टेस्टिंग जो होती है वो एक ही तरह की होती है, पर अलग अलग क्राफ्ट के लिए अलग अलग प्रोविजन होते हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट हो जाए, पर टेस्टिंग की जो फैसिलिटी होती है वो एक ही होती है, तो एक ही जगह सारी चीजें आ जाएंगी। तो आप लोगों ने कोई इसका कोई प्रपोजल बना के दिया है क्या? जी हाँ, मैंने बना के दे रखा है। सारी इंडस्ट्री के लिए या श्रमिक के लिए? जी नहीं, मैं चूंकि ब्लू पॉटरी में हूँ, इसके लिए मैंने ब्लू पॉटरी के लिए दिया है, पर जैसे अभी अतुल जी ने कहा है तो जरूर हम जल्दी से जल्दी फॉरेक्स के उससे वो करेंगे कि हम सब मिलकर एक मेमोरेंडम वापस दे देते हैं। क्यों अतुल जी, मैं ठीक कह रही हूँ? ठीक बात, आप ठीक बोल रहे हो, हमने बात भी करी है। उन्होंने बोला है कि हमने बोला कि हमें तो कंसर्न आदमी बता दीजिए किससे हमें कोऑर्डिनेट करना है, ताकि हम करके उसको इम्प्लीमेंटेशन कर सके। तो मेरे ख्याल से अब देखो अब क्या एक्शन लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है वो। तो बजट के बाद जो भी बजट आता है उसके बाद हम वापस मिलेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, सरकार के पीछे पड़े रहेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ अशोक जी आपसे क्या अपेक्षा है? स्पेशली आपको तो मतलब सबसे अधिक अगर मैं तुलना करूं तो प्रिविलेज सेक्शन आपका दिख रहा है कि आपके लिए सरकार ने पहले से रिसर्च सेंटर खोल रखा है, तो क्यों नहीं आपके सेंटर में एक उसको बड़ा विस्तार रूप देके, उसको विस्तार का रूप देकर उसमें सारे जो हैंडीक्राफ्ट है उसको रिसर्च सेंटर बना दिया जाए उसको? अशोक जी, हमारी सरकार से एक मांग है कि एक्सपोर्ट काउंसिल फॉर, जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखा है, वैसा ही एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर स्टोन्स राजस्थान में बनाया जाए। ये मैंने मांग पिछले स्टोन मार्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी से रखी थी और मुख्यमंत्री जी ने इस पे तुरंत आदेश भी पारित कर दिए थे, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं आए हैं। इस बार भी मैंने
मुख्यमंत्री से आग्रह किया था मीटिंग में कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर स्टोन्स की स्थापना की जाए, जिससे राजस्थान के स्टोन्स को बढ़ावा मिले। और एक एक मांग जो आपकी पिछले बजट में आपने रखी थी पूरी हुई हो, वो कोई बता सकते हैं आप लोग कि पिछले बजट में आपने रखी थी और अब तक पूरी हो चुकी है या नहीं हुई हो? सबसे बड़ी मांग, एक मांग। सर हमारी तो मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो अशोक जी कह रहे हैं कि वो जो ईपी जो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बन रहा है उसमें मार्बल भी और ग्रेनाइट भी साथ ही है हमारे, उसमें अलग नहीं है, उसके साथ में मार्बल और ग्रेनाइट को भी लिया गया है। ओके मैडम, आपकी कोई मांग अगर पूरी हुई हो बजट में अभी तक जो बजट में आई थी? जी नहीं, एक भी नहीं हुई है। जिस क्षेत्र में मैं हूँ उसकी तो एक भी मांग पूरी नहीं हुई। उसे तो वो इतना छोटा माने। हाँ, ये जरूर है कि उसको एक क्राफ्ट, एक उसका दर्जा जरूर दे दिया गया है, वो भी अभी 2 महीने पहले। उसकी रिपोर्ट मैंने ही बना के भेजी थी। उस क्राफ्ट को वन स्टेट का दर्जा जरूर दे दिया गया है, बाकी उसमें आगे कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। तो इसका थोड़ा सा समझा के बताएं कि इसका असर क्या होगा, मतलब आप क्या आपने मांग की थी, क्या उन्होंने पूरी की है और इसका असर क्या होगा? देखिए, जो वन स्टेट वन क्राफ्ट का जो दर्जा मिला है, इससे जब आप मैप देखेंगे तो वहां ये पता चल जाएगा, ओके जयपुर ब्लू पॉटरी वन ऑफ द काइंड, तो उससे टूरिस्ट को जो है एक बढ़ावा मिलेगा और बिजनेस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। रेवेन्यू बहुत ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी उससे, एंड दैट्स व्हाट वी वांट कि रेवेन्यू आए। तो क्या मैं ये मान लूं कि अब जैसे एक राज्य भाषा होती है, ऐसे आपको राज्य की पोट्री मतलब राज्य कला का दर्जा मिल गया है ब्लू पोट्री को? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत फक्र की बात है। जी जी बिल्कुल, राजस्थान क्राफ्ट हो गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया जी हाँ, रिकॉग्नाइज हो गया, इसको जीआई मिल गया है और ये दुनिया के मैप में आ गया है, तो वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। तो इस तरह की और कौन कौन सी कलाएं हैं जिनको इस तरह का दर्जा मिल सकता है अतुल जी? बहुत सी सारा ब्लॉक प्रिंटिंग हो सकता है, अपना वुड कार्विंग हो सकता है, इसके अलावा जो मीनाकारी वर्क है वो हो सकता है, लाख का वर्क है वो हो सकता है। हमारे यहाँ कम से कम नहीं तो 16-17 आर्ट ऐसी है जो इमीडिएटली हो सकती है और एक क्राफ्ट को पूरा एक बूस्टर मिल सकता है हमारी क्राफ्ट को। बहुत सी क्राफ्ट है जो ऐसी हो सकती है। अब सरकार के पीछे पड़ेंगे और कराएंगे ये सब काम। आप लोगों ने ये मांग की है क्या आप लोगों ने सरकार से? हाँ बोला है ना सर, यही तो बोला। उन्होंने कहा कि हम एक एक क्राफ्ट को ले रहे हैं, तो हमने कहा एक एक क्राफ्ट को लेके सबको लेके चलने नहीं। वो तो अभी इन्होंने ब्लॉक प्रिंटिंग को लिया था एक बार, ब्लॉक प्रिंटिंग और सेरेमिक को लिया, जैसे लीला जी ने बोला है। तो ऐसे करके धीरे धीरे सब क्राफ्ट को हम लेंगे। ओके, आप उम्मीद है कि इस बार कोई और नई घोषणा हो सकती है कि आप लोगों के बजट में क्या उम्मीद है? वही तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उम्मीदों से दुनिया चलती नहीं है। हमें तो ये करना है कि अगर नहीं होगा तो अब की बार हमने ठान लिया है, सरकार के पीछे पड़े रहेंगे। हमने 4 आदमियों की टीम बनाई है जो सरकार के पीछे पड़ी ही रहेगी और काम करा के दम देंगे। चलिए, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बड़ी मांग पूरी हुई है ब्लू पॉटरी की, लेकिन हमने देखा कि बाकी जो सेक्टर हैं उनमें से किसी की कोई मांग पिछले बजट में घोषणा हुई हो पूरी नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद है अभी कायम है। कोविड के बाद जो दौर निकला है उसके बाद लोगों की उम्मीदों में कुछ उड़ान भी अधिक है। देखते हैं कि सरकार इन उड़ानों को कितना पंख देती है। फिलहाल आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए, जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये बोल रहा था, एक वेबिनार करो या फिर अपने स्टूडियो पे बुलाओ एक इंडस्ट्री से, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री से किसी अच्छे IAS ऑफिसर को बुलाओ और हम क्राफ्ट वालों को बुलाओ, एक रूबरू मीटिंग कराओ, उसका आउटपुट मिलेगा, आपको भी मजा आएगा। एक ये जरूर पहल मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि पहल करो ताकि हम लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे आके उनसे बात कर सके और हाथ क्या देखते आपके सामने बात करें, ताकि आपको भी लगे हाँ सरकार क्या कर रही है और हम क्या डिमांड कर रहे हैं। तो एक ऐसा एक प्रयास आपसे चाहता हूँ, बजट से पहले या बजट के बाद, जब भी आपको समय हो जरूर करें। चलिए, बजट के आने के बाद हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह के प्रयास हो बजट के पहले हो जाए। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।